गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 6 जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। विच स्पोर्ट्स पर्सन वन बोथ द वर्ल्ड रैपिड एंड द वर्ल्ड ब्लिट्स चेस टाइटल। आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्स चेस टाइटल दोनों ही जीत लिया है। ये हैं नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन। इन्होंने हाल ही में ये हिस्ट्री क्रिएट की है जब इन्होंने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्स चेस टाइटल्स को जीत लिया है। कहाँ पे? इन अल्मैटी। ठीक है, और ये सिर्फ 32 ईयर्स ओल्ड हैं और इसी के साथ ये होल्डर हो चुके हैं सभी 3 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल्स के इन क्लासिकल, रैपिड एंड ब्लिट्स फॉर द 3rd टाइम इन हिज कैरियर। और 2022 की बात करें तो अभी तक इनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसने रैपिड और ब्लिट्स टाइटल को दोनों ही सेम ईयर में जीता हो। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि ऐसा करने वाले इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? मैग्नस कार्लसन। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा नॉर्वे। देखिए, इसके अलावा आपने अमेजॉन का एक प्रोग्राम सुना होगा जिसका नाम है अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर। ये एक प्रोग्राम है इनका जिसका एम है जो कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन है उसको इंक्रीज करना चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स के लिए। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया था इंडिया में 2021 में। तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने हाल ही में अमेजॉन के साथ ये पार्टनरशिप करी है जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जाएगा इन द फील्ड ऑफ डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, तो अगर इन केस आपसे पूछते हैं कि फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किस मल्टीनेशनल कंपनी का इनिशिएटिव है, तो याद रखिएगा ये कंपनी है अमेजॉन। नेक्स्ट है इंडिया रिसेंटली साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन विच कंट्री। आपको बताना है कि हाल ही में हमने कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है। ये कंट्री है ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो अब जो भी इंडिया में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए इजी हो जाएगा कि वो ऑस्ट्रिया की तरफ माइग्रेट कर सकें अपनी पढ़ाई के लिए या फिर किसी और रिसर्च के लिए। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ये विजिट पे थे ऑस्ट्रिया कंट्री में और ये इंडिया के किसी फॉरेन मिनिस्टर की विजिट थी ऑस्ट्रिया कंट्री में पहली बार पिछले 27 सालों में। ठीक है, और अगर आपसे पूछेंगे कि हमने ये मोबिलिटी एग्रीमेंट और किस कंट्रीज़ के साथ साइन किए हैं, तो ये कंट्रीज़ हैं यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड फिनलैंड। ठीक है, और फाइनली हमने ये ऑस्ट्रिया के साथ अब साइन कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा आपको बताना है कि हाल ही में इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम साइन करेंगे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी किस कंट्री के साथ। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया फिलहाल बात कर रहे हैं कि ये साइन करना चाहते हैं इस MLAT पैक्ट को, जिसमें कि दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को असिस्ट करती हैं इन इन्वेस्टिगेशंस जो कि रिलेटेड होते हैं क्रिमिनल केसेस से। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो MLAT है ये इंडिया साइन कर रहा है सऊदी अरेबिया के साथ। और इसके अलावा हम जो है MLAT साइन करना चाहते हैं 2 और कंट्रीज के साथ, इटली और जर्मनी के साथ, लेकिन अभी ये फाइनलाइज नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च्ड दिदिर सुरक्षा कवच एंड दिदिर दूत प्रोग्राम। आपको बताना है कि ये जो प्रोग्राम है ये कौन से स्टेट के हैं। तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हाल ही में इस फ्रेश पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसके थ्रू एम क्या है? लोगों तक डायरेक्टली पहुंचना। ठीक है, तो दिदिर सुरक्षा जो कवच है जिसको आप दीदी प्रोटेक्शन शील्ड भी कहते हैं, इसमें अबाउट 3.5 लाख वॉलंटियर्स ऑफ तृणमूल कांग्रेस जो है घर घर जाएंगे और वहाँ पे जो गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे, साथ ही ये पता करेंगे कि उन्हें कितना ज़्यादा पता है किसी भी प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, साथ ही जो दिदिर दूत है ये एक तरह का एप्लीकेशन है और इसको डाउनलोड किया जा सकता है अगर आप अपनी किसी प्रॉब्लम को रजिस्टर करना चाहते हैं इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा दिदिर सुरक्षा कवच और दिदिर दूत प्रोग्राम कौन से स्टेट का है? ये है वेस्ट बंगाल। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर कौन बन चुके हैं? ये हैं CV आनंदा बोस। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा।
नेक्स्ट है विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। आपको बताना है कि कौन सा साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रपोजल रखा था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमें 2023 को डिक्लेयर करना चाहिए और फाइनली इस प्रपोजल को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। ठीक है, तो इंडिया से एम्बेसीज और साथ ही मोर देन 140 कंट्रीज से एम्बेसीज पार्टिसिपेट करेंगी इस सेलिब्रेशन में ड्यूरिंग 2023। और याद रखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, इन्होंने ऑर्गेनाइज की है एक ओपनिंग सेरेमनी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 की। कहाँ पे? एट रोम, इटली। ठीक है, तो दो बातें इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किस साल को हम कहते हैं? 2023 को। और जो इसका ओपनिंग सेरेमनी था इस इवेंट का, ये कौन सी सिटी में कंडक्ट हुआ है? याद रखिएगा ये सिटी है रोम। नेक्स्ट है अजय कुमार श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO ऑफ विच बैंक। आपको बताना है कि अजय कुमार श्रीवास्तव कौन सी इंपॉर्टेंट बैंक के नए MD और CEO बन चुके हैं। तो सेंटर ने अपॉइंट किया है अजय कुमार श्रीवास्तव को एज द MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम है जो आपको याद रखना है, ये है मिस्टर संजय विनायक मुदलियार। ये बेसिकली चीफ जनरल मैनेजर हैं एट बैंक ऑफ बड़ौदा और हाल ही में ये अपॉइंट हो चुके हैं एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन इंडियन ओवरसीज बैंक। फाइन। और सितंबर 2022 तक की अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका 96.38% स्टेक है किसमें? इंडियन ओवरसीज बैंक में। फाइन, तो दो बातें ध्यान में रखनी है आपको कि MD और CEO इंडियन ओवरसीज बैंक के कौन बन गए हैं। ये हैं मिस्टर अजय कुमार श्रीवास्तव। और अगर आपसे पूछेंगे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन हो गए हैं इस इंडियन ओवरसीज बैंक के, ये हैं संजय विनायक मुदलियार। फाइन। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन दिसंबर 2022। आपको बताना है कि दिसंबर 2022 तक अगर बात करें तो टोटल GST रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ है। तो GST रेवेन्यू जो हमने कलेक्ट किया है दिसंबर मंथ में, ये है 1.495 लाख करोड़ रुपीस। ओके, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ये जो GST रेवेन्यू है दिसंबर 2022 का, ये 15% ज़्यादा है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो सेम मंथ में। ठीक है, और दिसंबर मंथ में जो रेवेन्यू है जो हमने अर्न किया है फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स वॉज 8% हायर, और जो भी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन थे उसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 18% का। ठीक है, और ये सब हम कब से कंपेयर कर रहे हैं? तो पिछले साल सेम मंथ से। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यहाँ पे क्या है कि टोटल GST रेवेन्यू हमने कितना कलेक्ट किया है दिसंबर मंथ के लिए, ये वैल्यू है 1.5 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी लोकेटेड। आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। एक्चुअली ये सोसाइटी फाउंड हुई थी 1875 में बाय ब्लैवेट्स्काय एंड अदर्स। ठीक है, और ये एक वर्ल्ड वाइड बॉडी है जिसका एम है जो आइडियाज़ हैं थियोसॉफी के उनको बेसिकली एडवांस करना या प्रमोट करना। ठीक है, तो हाल ही में 147th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया है एट इट्स इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स। कहाँ पे है वो? अदयार में। फाइन, और थीम क्या थी इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के लिए? थीम थी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ठीक है, तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हेडक्वार्टर्स कहाँ है थियोसॉफिकल सोसाइटी का? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और थीम क्या थी इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के लिए? आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्स अथॉरिटी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड योयो एंड डेक्सा टेस्ट इन द टीम सिलेक्शन क्राइटेरिया। आपको बताना है कि कौन सी स्पोर्ट्स अथॉरिटी है जिसने डिसाइड किया है कि योयो एंड डेक्सा टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा टीम सिलेक्शन के क्राइटेरिया के अंदर। तो अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि ICC मेंस वर्ल्ड कप हुआ था। कब? अक्टूबर मंथ में। और उसके बाद ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने इंस्ट्रक्ट किया है कि योयो और डेक्सा टेस्ट को अब हम इंक्लूड करेंगे एज अ टीम सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, और डेक्सा टेस्ट जिसको हम DXA टेस्ट भी कहते हैं, ये क्या है? ये एक तरह का डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री टेस्ट है जिसके थ्रू आप बोन डेंसिटी को टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग
लो डोज एक्सरे रेज, ठीक है। और योयो टेस्ट की बात करें तो ये एक तरह का एरोबिक एंड्योरेंस फिटनेस टेस्ट है जिसमें कि रन करना होता है बिटवीन द मार्कर्स एट इंक्रीजिंग स्पीड। ये कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसके अंदर में किस तरह के टेस्ट होते हैं, सिंपली आपको याद रखना है कि योयो और डेक्सा टेस्ट अब टीम सिलेक्शन क्राइटेरिया बन चुके हैं इन क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ 5-pronged एनर्जी एफिशिएंसी प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2030। कौन सी मिनिस्ट्री है हमारी जिसने 5 एनर्जी एफिशिएंसी प्लान्स तैयार किए हैं कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए, कौन से ईयर तक, बाय 2030। ये है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। और ये जो है ब्रॉडली फोकस करेंगे 5 एक्शन पॉइंट पे, कौन कौन से। फर्स्ट है इसमें सस्टेनेबल बिल्डिंग, सेकेंड है क्लाउड बेस्ड डेटा मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट पोर्टल, इसके बाद फिर थर्ड है एनर्जी एफिशिएंसी इन इक्विपमेंट एंड एप्लायंसेस, इसके बाद फिर फोर्थ है पावर क्वालिटी एंड रेस्टोरेशन, एंड लास्ट है इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं या एरियाज हैं जिस पे रेलवेज फोकस करेगा अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए बाय 2030। फाइन। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ये करेंटली वर्क कर रहा है नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। और इसको जो है फाइनली सर्कुलेट कर दिया गया है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को उनके व्यूज़ और कमेंट्स के लिए। और इसमें जो है ये बात रखी गई है कि हमें फिनेंस सोर्सेज को इंक्रीज करना चाहिए फॉर इंडस्ट्री, साथ ही एक स्कीम डेवलप करनी चाहिए हमें, किस लिए, मेड इन इंडिया ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए। तो याद रखिएगा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस इन दिसंबर 2022। देखिए कई बार इसमें भी धोखा हो जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहे हैं, मतलब आपको नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन बताने हैं, यहाँ पे आपसे वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दिसंबर मंथ में टोटल 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं वॉल्यूम टर्म्स में यूपीआई प्लेटफॉर्म पे, और ये इन्फॉर्मेशन दी है हमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। और अगर हम वैल्यू के टर्म्स में बात करेंगे तो रिकॉर्ड हाई ये वैल्यू पहुंच चुकी है दिसंबर मंथ में 12.82 लाख करोड़ रुपीस तक, ठीक है। और नवंबर मंथ से अगर हम कंपेयर करें तो इसमें वॉल्यूम ट्रांजैक्शन था 730 करोड़ और वैल्यू ट्रांजैक्शन कितना था 11.9 लाख करोड़ रुपीस। तो डेफिनेटली ये वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। और याद रखिएगा यूपीआई को कब लॉन्च किया गया था, 2016 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 782 करोड़। अगर आपसे पैसे के टर्म्स में पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा 12.82 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल कुमार लाहौती हैज टेकन ओवर द चार्ज ऑफ न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। हाल ही में ये कौन से इंस्टीट्यूशन के नए चेयरमैन और सीईओ बन चुके हैं। तो अनिल कुमार लाहौती बन चुके हैं नए चेयरमैन और सीईओ रेलवे बोर्ड के, बेसिकली जो कि वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑब्वियसली, ठीक है। और इसके पहले अनिल कुमार लाहौती इंफ्रास्ट्रक्चर मेंबर रह चुके हैं रेलवे बोर्ड में। और इसके अलावा ये जो अनंत विहार टर्मिनल है दिल्ली का, इसमें भी ये प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन मेंबर रह चुके हैं। और जो अजमेरी गेट साइड स्टेशन बिल्डिंग है उसके कंस्ट्रक्शन में भी इनका काफ़ी योगदान है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो है जो रीडेवलपमेंट था न्यू दिल्ली स्टेशन का एज अ वर्ल्ड क्लास स्टेशन, उसकी प्लानिंग से भी एसोसिएटेड हैं। तो ये हैं इनके कुछ अचीवमेंट्स। याद रखिएगा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं मिस्टर अनिल कुमार लाहौती। देखिए इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री है जो आजकल न्यूज़ में है और ये जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि सेंटर ने हाल ही में अपॉइंट कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को एज द नोडल मिनिस्ट्री उन मैटर्स के लिए जो कि रिलेटेड होंगे ऑनलाइन गेमिंग से और जिसमें कि मॉनेटरी रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री की नोटिस थी उसके मुताबिक जो भी ऑनलाइन कंपनीज हैं उन्हें अब सेल्फ रेगुलेशन भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसको अपॉइंट किया गया है एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द मैटर्स
जो कि रिलेटेड होते हैं ऑनलाइन गेमिंग से, जो मॉनेटरी रिस्क भी अपने साथ अक्वायर करते हैं। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, और अब हम चलेंगे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज देखेंगे आज? फर्स्ट हम बात करेंगे कुछ आरबीआई करंट अफेयर्स की, सेकेंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स डिफरेंट फील्ड्स में, और एट थर्ड हम बात कर लेंगे कुछ वेन्यूज़ की, ठीक है। तो शुरू करते हैं आरबीआई करंट अफेयर्स से। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। देखिए, जो भी बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन होते हैं वो सब नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर बुक लिखती है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और ये बुक किसने लिखी है? सी रंगराजन ने। अब सी रंगराजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 19th गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो इनकी कोई भी किताब होगी तो ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आरबीआई इज सेट टू इंट्रोड्यूस द सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी इन विच प्लेटफॉर्म। आरबीआई जो है इन फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करने वाला है यूपीआई पे, ठीक है। इसके थ्रू जो यूजर्स हैं उनको इनेबल किया जाएगा कि वो फंड्स को ब्लॉक कर सकते हैं इन देयर अकाउंट्स। आरबीआई हैज़ कमेंस्ड इट्स रिटेल सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट इन हाउ मेनी सिटीज़। आरबीआई ने अपना सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है टोटल 4 सिटीज़ में। कौन कौन सी सिटीज़ हैं ये? मुंबई, न्यू दिल्ली, फिर इसके बाद बेंगलुरु और भुवनेश्वर। एज पर द रिसेंट आरबीआई नोटिफिकेशन, द यूसीबीज शैल अपॉइंट अ चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर बाय विच ईयर। तो आरबीआई की रिसेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्हें चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट कर लेना चाहिए 2023 के एंड तक। आरबीआई इज सेट टू रन द पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड इन विच स्टेट। आरबीआई किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलाइजेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स को रन कर रहा है। कौन से 2 स्टेट में? मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। Which Indian conglomerate got the approval from RBI for merger of its units and is set to become the largest retail finance NBFC in India? तो ये है श्रीराम ग्रुप। श्रीराम ग्रुप को आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है कि ये अपने यूनिट्स को मर्ज कर सकते हैं, और इसी के साथ ये सबसे बड़ी रिटेल फिनेंस हो जाएगी इंडिया की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में से, ठीक है। एज पर रिसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय द आरबीआई, विच वॉज द मोस्ट प्रेफर्ड डिनोमिनेशन इन द बैंक नोट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा प्रेफर करी जाने वाली नोट कौन सी है इंडिया में? 100 रुपये का नोट, ठीक है। मतलब 100 रुपये का नोट ऐसा है जो सब लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ करने में और ट्रेड करने में। और सबसे कम प्रेफर की जाने वाली नोट कौन सी है? ये है 2000 की नोट, ठीक है। और अगर हम कॉइन के टर्म्स में बात करेंगे तो 5 रुपये का कॉइन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और 1 रुपये का कॉइन सबसे कम यूज़ होता है। हु इज़ द हेड ऑफ द आरबीआई कमिटी formed to evaluate the quality of the customer service in the banks, NBFC and other regulated entities? तो आरबीआई ने एक कमेटी फॉर्म की थी जिसका काम था कि वो जो क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस है डिफरेंट बैंक, एनबीएफसी और डिफरेंट तरह के अदर रेगुलेटेड एंटिटीज़ में, उसको इवेलुएट करना। उसके हेड कौन हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये हैं फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर आरबीआई के बीपी कनुंगो। इनको इसका हेड बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं विनर्स की। Which states women's under 18 team won the खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? तो इसको जीता है हरियाणा स्टेट ने। किसको हरा के? मध्य प्रदेश को, ठीक है। और अगर थर्ड पोजीशन की बात करें तो इस पे था उड़ीसा और फोर्थ पे था इसमें झारखंड। वेन्यू क्या था इस गेम के लिए? तो याद रखिएगा भुवनेश्वर। Which Indian chess player won silver in the World Blades Chess Championship इन कजाकिस्तान? सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि वर्ल्ड ब्लेड्स चेस चैंपियनशिप के लिए वेन्यू क्या था? कजाकिस्तान। और ये इंडिया की चेस प्लेयर कौन है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है? तो ये हैं कोनेरू हम्पी, ठीक है। और कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से। विच इंडियन साइंटिस्ट वन द विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022? ये जीता है थलप्पिल प्रदीप ने, ओके। विच स्कीम वन द प्लैटिनम आइकन in the Digital India Awards 2022 for their initiative Data Smart Cities? तो प्लैटिनम आइकन जीता है स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने अपने इनिशिएटिव डेटा स्मार्ट सिटीज़ के लिए। विच फुटबॉलर वन द गोल्डन बूट अवार्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता था फीफा वर्ल्ड कप में? किलियन मबापे ने। अच्छा, बहुत बार मैंने आपको बताया है कि गोल्डन बॉल अवार्ड और गोल्डन ग्लव अवार्ड किसने जीता है। आपको कमेंट्स में
बताना है। और फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता, ऑब्वियसली, किसको हरा के? फ्रांस को। विच टीम वन द FIH वुमेन्स नेशंस कप 2022 इन वेलेंसिया, स्पेन? इसको जीता था इंडिया ने, किस कंट्री को हरा के? तो इंडिया ने हराया था स्पेन को। विच इंडियन प्लेयर वन द $10,000 जूलियस बेयर चैलेंजर चैंपियनशिप इन टेल अवीव? आंसर हो जाएगा प्रज्ञानंदा R. Which ministry's pavilion won the outstanding contribution towards public communication and outreach at International Trade Fair? तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में ये अवार्ड जीता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फाइन, अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यूज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? आंसर हो जाएगा धर्मशाला। What is the new name of the राजपथ, the iconic avenue in New Delhi? जो नई दिल्ली का राजपथ था, अब उसका नाम पलट के रख दिया गया है कर्तव्य पथ। Which is the venue of the 30th Southern Zonal Council meeting held recently? जो 30th Southern Zonal Council meeting थी, ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है हाल ही में? आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रपुरम। Which is the venue of the 4th edition of the India Clean Air Summit? इंडिया क्लीन एयर समिट का जो 4th एडिशन था, इसके लिए वेन्यू था बेंगलुरु। Which is the venue of the Silk Mark Expo which was recently inaugurated? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। Which is the venue of the National Conference of Women Police? तो इसके लिए वेन्यू है शिमला। Which is the venue of the 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023? प्रवासी भारतीय दिवस को हम NRI डे भी कहते हैं और हर साल इसको मनाते हैं 9 जनवरी को। किस लिए? क्योंकि यही वो दिन है जब महात्मा गांधी इंडिया में वापस आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कौन से साल में? 1915 में। तो इस साल का जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये 17th एडिशन है सबसे पहले, और इसके लिए वेन्यू है इंदौर, मध्य प्रदेश। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल पैकेजिंग? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो? इसके लिए वेन्यू है कोलकाता। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सभी इंपॉर्टेंट वेन्यूज़ जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और कैटेगरी हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, और अगर हमें रेलेवेंट लगी तो हम ज़रूर उसको इंक्लूड कर लेंगे अपनी रिवीजन वाली स्लाइड की लिस्ट में। और अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.